हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक हिंदी के छठवें लेक्चर में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं छायावादोत्तर युग के बारे में। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने देखा था छायावाद युग के बारे में कि छायावाद युग का शुरुआत कब हुआ, उसको किसके नाम पर रखा गया था, उसकी प्रमुख पत्रिकाएं क्या हैं और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। हमने लास्ट में ये भी देखा था कि उसके प्रमुख कवि कौन से हैं और उसके प्रमुख रचनाएँ कौन सी हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे कि छायावादोत्तर युग क्या है। छायावादोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इसका सूत्रपात कब हुआ, यह कब से कब तक माना जाता है, इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग अगर इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो पहला आता है हमारा टॉपिक सूत्रपात, मतलब कि शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग कब से कब तक माना जाता है। तो शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग 1938 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक माना जाता है। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो छायावाद युग था वो 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक माना जाता था। उसके बाद में जो चला वो छायावादोत्तर युग कहलाया। तो 1938 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक छायावादोत्तर युग माना जाता है। इसका जो अन्य नाम है, मतलब इसका जो दूसरा नाम है वो शुक्लोत्तर युग है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये कि इसका जो दूसरा नाम है वो है शुक्लोत्तर युग। फिर चलिए हम लोग देखते हैं इसके प्रमुख कवि। इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हरजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, यशपाल, रामवृक्ष वेणुपुरी, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामेश्वर शुक्ल या अंचल। आपको यहाँ पर एक नया क्वेश्चन बन सकता है कि अंचल किस कवि का उपनाम है। तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं रामेश्वर शुक्ल का ही अंचल उपनाम है। मतलब आपसे अगर पूछे कि अंचल किस कवि का उपनाम है या फिर अंचल के नाम से किस कवि को जाना जा सकता है, तो आप वहाँ पर बताइए कि रामेश्वर शुक्ल को अंचल के नाम से जाना जाता है। फिर से चलिए हम लोग देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, यशपाल, रामवृक्ष वेणुपुरी, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामेश्वर शुक्ल या अंचल। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा कि शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे आते हैं प्रमुख रचनाएं, मतलब कि शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला जो आती है रचना वो आती है मधुशाला। मधुशाला के लेखक कौन है। तो मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। मधुशाला के लेखक कौन है। हरिवंश राय बच्चन जी। मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं के राइटर कौन है। तो मेरी असफलताएं के राइटर बाबू गुलाब राय हैं। बाबू गुलाब राय की यह एक क्या है, आत्मकथा है। आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि शुक्लोत्तर युग की कोई एक आत्मकथा लिखिए। तो यह बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है जिसको हम लोग मेरी असफलताएं बोलते हैं। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। फिर तीसरा जो आता है वो आता है कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रेणुका, चंद्रकांता, किरणवेला, अंधायुग, ठंडा लोहा, निशा निमंत्रण। तो चंद्रकांता है वो उसके राइटर हैं देवकी नंदन खत्री। और ये ठंडा लोहा, निशा निमंत्रण, अंधायुग और ठंडा लोहा ये धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। आगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर चलिए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है छायावादोत्तर युग की पत्रिका का नाम लिखिए। मतलब छायावादोत्तर युग की कोई एक पत्रिका लिखिए और उसके राइटर का नाम लिखिए। तो छायावादोत्तर युग की एक पत्रिका है वो है कादम्बनी। कादम्बनी पत्रिका छायावादोत्तर युग में लिखी गई। मतलब कादम्बनी पत्रिका। कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है, मतलब कादम्बनी पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने किया था। प्रेमघन, मैंने आप लोगों को ये कई बार बताया है कि प्रेमघन जो है वो बद्री नारायण चौधरी जी का पूरा नाम उपनाम है। फिर हम लोग देख लेते हैं छायावादोत्तर युग की विशेषताएं कि मतलब छायावादोत्तर युग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो छायावादोत्तर युग की आपसे विशेषताएं पूछी जा सकती हैं या फिर इसके बाद में आपको दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। विशेषताएं को हम प्रवृत्तियां भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपसे प्रवृत्तियां भी पूछी जा सकती हैं, तो आप घबराइएगा मत। वहाँ पर प्रवृत्तियां और विशेषताएं सेम ही होता है। आप दोनों में से कोई भी अगर पूछा जाता है तो आप यहाँ पर विशेषताएं ही लिखिएगा। तो मैंने यहाँ पर इनकी 4 विशेषताएं लिखी। अगर आपसे 1 या 2 पूछी जाती है तो जो मर्जी आप वहाँ पर उसमें लिख सकते हैं। पहली जो विशेषता आती है वो आती है सीधी सरल पदावली। मतलब छायावादोत्तर युग में जो भाषाएं लिखी गई थी, जो रचनाएं लिखी गई थी, उनकी सीधी सरल पदावली थी। मतलब सिंपल सी एक बार पढ़ने में समझ में आ जाती थी। फिर दूसरा आता है यथार्थता की प्रचुरता। उसमें यथार्थ वर्णों का प्रयोग किया गया था, यथार्थता की प्रचुरता थी। तीसरा आता है विश्व बंधुत्व की भावना। मतलब लोगों के प्रति प्रेम भावना थी और विश्व के प्रति कल्याण की भावना थी। फिर चौथा आता है नई शैलियों का प्रयोग। मतलब नए नए शैलियों का प्रयोग किया गया था, नए नए वर्डों का यूज किया गया था।
तो फिर से देख लेते हैं कि सीधी सरल पदावली, यथार्थता की प्रचुरता, बंधुत्व की भावना, नई शैलियों का प्रयोग। ये 4 जो रचनाएँ हैं, मतलब ये 4 विशेषताएँ हैं, वो शुक्लोत्तर युग की प्रमुख विशेषताएँ हैं। अगर आपसे पूछी जाती है तो आप पेपर में इससे आराम से लिख सकते हैं कि शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर युग की विशेषताएँ कौन-कौन सी हैं। फिर चलिए हम लोग देख लेते हैं शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ, कि प्रमुख कवि कौन-कौन से हैं और उनकी रचनाएँ कौन-कौन सी हैं शुक्लोत्तर युग में जो कि लिखी गई। तो पहले जो कवि आते हैं हमारे, वो आते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। अब रामधारी सिंह की दिनकर की कौन सी रचनाएँ हैं, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कौन-कौन सी रचनाएँ रखी हैं, तो उनकी पहली रचना है हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी और उर्वशी। ये 4 रचनाएँ हैं, और भी इनकी कई सारी रचनाएँ हैं, लेकिन ये 4 इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, उर्वशी। फिर दूसरे जो कवि आते हैं हमारे, वो आते हैं बालकृष्ण शर्मा या नवीन। आप लोगों से एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर बन सकता है कि नवीन किस कवि का उपनाम है, तो बालकृष्ण शर्मा का ही उपनाम नवीन है। नवीन किस कवि का उपनाम है, तो बालकृष्ण शर्मा का। इनकी कौन-कौन सी रचना है, इनकी रचना है उर्मिला, कुमकुम और अपलक। बालकृष्ण शर्मा की कौन-कौन सी रचना है, उर्मिला, कुमकुम और अपलक। फिर तीसरे जो कवि आते हैं वो आते हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी की कौन सी रचनाएँ हैं, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश। मतलब जिसमें आपको मधु लगा रहता है, वो हरिवंश राय बच्चन जी की ज़्यादातर रचनाएँ होती हैं। मधुशाला, मधुबाला, मस्कलश, निशा निमंत्रण, ये सारी रचनाएँ जो हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। फिर आते हैं चौथे कवि जानकी वल्लभ शास्त्री। इनकी 2 रचनाएँ हैं मेघगीत और अवंतिका। इनकी ये 2 रचनाएँ हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ये जो आते हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, इनकी 2 रचनाएँ हैं मेघगीत और अवंतिका। फिर हमारे जो नेक्स्ट कवि आते हैं वो आते हैं नरेंद्र शर्मा। इनकी रचनाएँ हैं प्रभात फेरी, पलाश वन और कदली वन। प्रभात फेरी, पलाश वन और कदली वन, ये नरेंद्र शर्मा जी की रचनाएँ हैं। फिर चौथे मतलब नेक्स्ट कवि जो आते हैं वो आते हैं रामेश्वर शुक्ल। रामेश्वर शुक्ल जी की रचनाएँ हैं अपराजिता, किरण वेला और लालचूरन। इसमें आप लोगों को किरण वेला और लालचूरन ये रचनाएँ इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो कवि आते हैं हम लोगों के नागार्जुन। नागार्जुन की रचनाएँ हैं युगधारा, भस्मांकुर और हरिजन गाथा। इसमें युगधारा और हरिजन गाथा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भस्मांकुर जो रचना है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी गई है। फिर हमारे नेक्स्ट जो कवि आते हैं वो आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, मतलब कि हर बार किसी न किसी सेट में पूछी जाती है, हर बार यूपी बोर्ड में पूछी जाती है कि खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है, तो आप वहाँ पर बताएंगे कि भवानी प्रसाद मिश्र की खुशबू के शिलालेख रचना है। फिर नेक्स्ट कवि जो आते हैं वो आते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के मैंने ये अंधा युग, कनप्रिया और ठंडा लेहा मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ये सही रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो हमारे कवि आते हैं वो आते हैं उदय प्रकाश। उदय प्रकाश ने हम लिखा है सुनो कारीगर और का से कबूतर। आप लोग स्टार्टिंग में कक्षा 1-2 में थे, आप लोगों ने पढ़ा था का से कबूतर, तो उसी पर इन्होंने एक किताब लिखी है कि का से कबूतर, ये एक किताब का नाम है। और फिर इनकी दूसरी रचना है सुनो कारीगर, मतलब हे कारीगर सुनो। तो ये 2 रचनाएँ इनकी हैं सुनो कारीगर और का से कबूतर, ये रचनाएँ हैं उदय प्रकाश जी की। फिर नेक्स्ट जो हमारे कवि आते हैं वो आते हैं धूमिल। धूमिल ने लिखा है संसद से सड़क तक। ये कक्षा 9 में आपके लास्ट चैप्टर में है, 9 में है या फिर शायद 10 में है। ये लास्ट चैप्टर में आता है संसद से सड़क तक। फिर दूसरा आता है कल सुनना मुझे। ये 2 रचनाएँ जो हैं वो धूमिल जी की हैं। तो बस मैं आप लोगों को यही रचनाएँ के साथ में विदा लेता हूँ। फिर इसके बाद में आप लोग भी मुझे कल ही सुनना। तो कल सुनना रचना है और आप लोग भी मुझे कल सुनना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में। पीडीएफ के लिए आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में।